एक छोटी सी कोठरी में शांति अपने बूढ़े कपकपाते हाथों से कपड़े सिल रही थी। शांति के पति की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब से शांति ने ही अपने इकलौते बेटे संदीप की परवरिश की और दर्जी का काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। संदीप शहर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। अरे शांति काकी, इतनी ठंड में भी तुमने फटी शॉल पहन रखी है। मैं बरसों से तुम्हें इसी शॉल में ठंड काटते हुए देख रही हूँ। अरे मंजुला बिटिया, अगर मैं खुद पर सारे पैसे खर्च कर देती तो आज मेरा संदीप शहर में सरकारी बाबू कैसे बनता। अब संदीप की नौकरी लग गई है ना, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो अगले हफ्ते ही गांव आ रहा है। तो संदीप भैया के आने के बाद तुम ये काम छोड़ देना और अब आराम करना। हाँ मंजुला, अब इन बूढ़े हाथों से काम नहीं होता। शांति बेसब्री से संदीप के गांव आने का इंतजार कर रही थी। आखिर उसने खुद का पेट काट काट कर संदीप को इस काबिल बनाया था। कुछ दिनों के बाद संदीप घर तो आ गया, लेकिन माँ के लिए शहरी बहू लेकर। संदीप ने शांति के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। जीता रहे बेटा। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये किटी है, तुम्हारी बहू। बहू? हाँ माँ, मैं और किटी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं मुझे किटी से प्यार हो गया था। शांति संदीप को कुछ नहीं कहती है और बेटे बहू का स्वागत करती है। शांति के घर को देखकर किटी संदीप से कहती है, डार्लिंग, तुम तो कहते थे तुम्हारी माँ घर में रहती है, लेकिन ये तो एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी में जगह जगह छेद है जिसमें से ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। इस झोपड़ी में तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। किटी, बस कुछ दिन की बात है, 2-3 महीने में हम माँ को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाएंगे। क्या माँ भी हमारे साथ शहर जाएगी? हाँ किटी, माँ ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अब वक्त आ गया है कि मैं उनके हिस्से का सुख उन्हें दे सकूं। और तुम तो रहोगी ना, तुम माँ की खूब सेवा करना। किटी अपने मन में सोचती है, सेवा माई फुट। माँ को शहर लेकर जाने की बात सुनकर किटी मन ही मन गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। शांति ने बेटे और बहू को अपनी खटिया पर सुलाया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगी। माँ, ठंड बहुत ज्यादा है, जमीन पर सोकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम खटिया पर सो जाओ, मैं और किटी नीचे सो जाएंगे। क्या? लेकिन मैं नीचे नहीं सो सकती। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम और बहू खटिया पर सो जाओ। बहू शहर से आई है ना, उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी। शांति के कहने पर संदीप और किटी खटिया पर सो गए और बेचारी शांति ठंड के मौसम में जमीन पर एक फटी चादर ओढ़कर सो गई। ठंड के मारे शांति को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन उसने सोचा 2-3 दिन की तो बात है, फिर शहर जाकर आराम से पलंग पर सोएगी। कुछ दिनों के बाद संदीप किटी और माँ को लेकर शहर आ गया। वहाँ उसे रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर मिला था। शांति अब अपने बेटे के घर में रहने लगी। दिन में संदीप ऑफिस चला जाता और किटी और शांति घर में अकेले रह जाते। इस बुढ़िया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरह मुझे परेशान करती रहेगी। कभी नहाने के लिए पानी गर्म करके दो तो कभी गर्मा गर्म चाय बना कर दो। किटी शांति से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगी और एक दिन, माँ, किटी, मुझे ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। किटी, तुम माँ का और अपना ख्याल रखना। तू चिंता मत कर बेटा, किटी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। किटी अपने मन में सोचती है, यही अच्छा मौका है इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का। संदीप के जाने के बाद दूसरे दिन किटी जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है। क्या बात है बहू, तुम क्यों रो रही हो? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। क्या चोरी? और मैं? हाँ, शादी पर इन्होंने मुझे जो डायमंड का सेट दिया था वो नहीं मिल रहा है और इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं है। कहाँ है मेरा डायमंड का सेट? जल्दी से दे दे बुढ़िया, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन बहू, मैंने तो गहने देखे तक भी नहीं थे, मैंने उसे नहीं चुराया। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। किटी ने थाने में फोन करके पुलिस को बुला लिया। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन जेल में रहेगी तो अपने आप सब उगल देगी। पुलिस ने भी गहनों के चोरी के आरोप में शांति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। बेचारी शांति फिर से अपने फटे पुराने शॉल में जीवन बिताने लगी। एक दिन, जेलर साहब, मुझे इस फटे हुए शॉल में बहुत ठंड लगती है, मुझे कुछ गर्म कपड़े मिल जाते तो। गर्म कपड़े खरीदने के लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। जेलर साहब, मैं यहाँ जेल में पैसे कैसे कमा सकती हूँ? कोई भी हुनर तुम्हें आता हो तो तुम वो काम करके पैसा कमा सकती हो। जेलर साहब, मैं एक दर्जी हूँ और मुझे बहुत अच्छा कपड़ा सिलने का काम आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें कुछ कपड़े और एक सिलाई मशीन ला कर दूंगा, तुम उन्हें सिलकर दे देना। वो कपड़े बाहर जाकर बिकेंगे और उससे तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम सिलाई मशीन और कपड़ों के पैसे चुकाकर बाकी के पैसे रख लेना और फिर उन पैसों से तुम अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सकती हो। ठीक है जेलर साहब। जेलर दूसरे दिन शांति को कुछ कपड़े और एक सिलाई मशीन लाकर देता है। शांति उन कपड़ों को सिलकर बच्चियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती है। जेलर इसी तरह से उसे कपड़े लाकर देता।
शांति उन कपड़ों से कभी डिजाइनर ब्लाउज बनाती तो कभी डिजाइनर ड्रेस। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े सिले हैं। अब कल ये कपड़े बाजार में जाएंगे। दूसरे दिन शांति के सिले हुए कपड़े बाजार में बिकने लगे। लोग शांति के सिले हुए डिजाइनर कपड़ों को खूब पसंद भी करने लगे और देखते ही देखते सारे कपड़े बिक गए। दूसरे दिन, शांति, ये लो तुम्हारी पहली कमाई। तुम्हारे सारे कपड़े बहुत जल्दी बिक गए। अब इसी तरह से और कपड़े सिलती रहना। जेलर ने शांति को 5,000 रुपए दिए। शांति ने उन पैसों से जेलर को सिलाई मशीन और कपड़ों के पैसे चुका दिए। लेकिन उसके बाद शांति के पास कुछ ही पैसे बचे थे। अगर मैं इन बचे हुए पैसों से अपने लिए गर्म कपड़े खरीद लूंगी तो कपड़े सिलने के लिए पैसे कहाँ आएंगे? अभी और भी तो कपड़े सिलने हैं। ये पैसे उन कपड़ों को खरीदने के काम आएंगे। और शांति ने बचे हुए पैसे भी जेलर को दे दिए। जेलर साहब, इन पैसों से मेरे लिए और कपड़े मंगवा देना। इस बार मैं उनसे बहुत अच्छे शर्ट बनाऊंगी। ठीक है शांति, मैं कल ही तुम्हें कपड़े ला कर दूंगा। दूसरे दिन जेलर ने शांति को और कपड़े लाकर दिए। शांति ने उन कपड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर शर्ट बनाए। शांति अब इसी तरह और भी कपड़े सिलने लगी। उसके सिले हुए कपड़ों की डिमांड बाजार में बहुत बढ़ गई थी। लोग शांति के सिले हुए कपड़ों को महंगे दामों में भी खरीद रहे थे। अब शांति ने कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लिए थे। एक दिन, जेलर साहब, मैं चाहती हूँ कि जेल की दूसरी महिला कैदियों को भी सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दूं। इससे उनकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं। शांति ने कुछ पैसे देकर कुछ और नई मशीनें और कपड़े मंगवाए और जेल में सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। शांति दूसरी महिलाओं को भी अपना सिलाई का हुनर सिखाने लगी। शांति अपने सिलाई सेंटर में सिलाई की ट्रेनिंग भी देती और लोगों के लिए कपड़े भी सिलती। अब तो लोग अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए शांति से मिलने जेल में भी आने लगे थे। इधर कुछ महीनों के बाद संदीप जब ऑफिस के टूर से घर लौटा तो घर में शांति को न देखकर उसने किटी से पूछा, किटी, माँ कहाँ है? किटी रोने का नाटक करने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद माँ ना जाने कहाँ चली गई। मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने उन्हें शहर में बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? पता नहीं माँ कहाँ और किस हाल में होगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। संदीप गुस्से में घर से बाहर चला आया और शांति को ढूंढने लगा। शांति को ढूंढते ढूंढते संदीप बाजार में पहुंच गया। वहां उसने कपड़ों की दुकान में कुछ कपड़े देखे जो पुतलों ने पहन रखे थे। माँ भी ऐसे ही कपड़े सिलती थी। ऐसा लग रहा है जैसे ये कपड़े माँ ने ही सिले हैं। संदीप उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, बाहर पुतले ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े आपने कहाँ से मंगवाए हैं? भाई साहब, वो तो जेल से मंगवाए गए हैं। जेल से? हाँ, वहाँ एक बूढ़ी औरत है जो कुछ महीनों से जेल में बंद है। वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सिलती है। अच्छा, उस बूढ़ी औरत का नाम क्या है? भाई साहब, मैं उसका नाम तो नहीं जानता। अगर आपको उससे कपड़े सिलवाने हैं तो आप उससे जेल में मिल सकते हैं। संदीप उसी समय भागकर जेल पहुंचा और जेलर से बोला, जेलर साहब, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो दर्जी का काम करती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, वो शांति? क्या कहा आपने? शांति? हाँ हाँ, उसका नाम शांति है। लेकिन आपको उससे क्या काम है? मुझे उनसे कपड़े सिलवाने हैं। ठीक है, अभी मिलवाता हूँ। जेलर वहाँ शांति को बुलवाता है। शांति को अपने सामने देखकर संदीप फूट फूट कर रोने लगा। माँ, तुम जेल में? तुम यहाँ कैसे आई? शांति ने संदीप को सारी बात बताई कि कैसे किटी ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। संदीप ने जेलर से कहकर शांति की जमानत करवा ली और शांति को लेकर घर आ गया। घर में जब किटी ने शांति को अपने सामने देखा तो हक्की बक्की रह गई। क्यों, होश उड़ गए तुम्हारे? जिन गहनों की चोरी के आरोप में तुमने मेरी माँ को जेल भिजवाया था, वो गहने तो तुमने खुद लॉकर में रखे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। और अब मैं भी ये भूल गया हूँ कि मैंने तुमसे कभी शादी की थी। संदीप ने धक्के मारकर किटी को घर से बाहर निकाल दिया और शांति अपने बेटे के साथ घर में रहने लगी। लेकिन शांति अब भी रोज जेल जाती है और वहाँ औरतों को कपड़े सिलना सिखाती है और खुद भी कपड़े सिलकर बेचती है। जनवरी का महीना था और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुजाता देवी अपने जोड़ों के दर्द से करा रही थी। पैर और घुटने में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये कैसी ठंड पड़ रही है इस बार। ऐसी ठंड तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सुजाता देवी जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। बेटे और बहू खुद तो बिस्तर पर सोते और बूढ़ी माँ को सोने के लिए एक चटाई दी। जमीन पर सोने के कारण सुजाता देवी को और ज्यादा ठंड लगती थी, जिसके कारण उनके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ जाता कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी। दर्द इतना था कि सुजाता देवी जोर जोर से कराहने लगी। हे भगवान, आज कितना दर्द हो रहा है। मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। संतोष को बोलूंगी कि वो मेरी दवा ला दे।
सुजाता देवी की कराह सुनकर उनकी बहू सलोनी गुस्सा हो जाती है। ये मनहूस बुढ़िया दिन भर कराहती रहती है, इस कारण घर में खुशियां नहीं आती। इसका रोना और कराहना हमें किसी दिन कंगाल बना देगा। इस मुसीबत से तो छुटकारा पाना ही होगा। तभी सुजाता देवी अपनी बहू सलोनी को आवाज लगाती हैं। बहू, अरे बहू, जरा मुझे पानी पिला दे, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। क्या बात है बुढ़िया, दिन भर चिल्लाती रहती है, तू थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती है क्या? बहू, जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, संतोष से कहना मेरी दवा ला दे। हमारे पास तेरी तीमारदारी के लिए पैसे नहीं है, घर से बाहर निकलकर कुछ पैसे कमा कर ला। सारा दिन घर में पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। बहू, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, मैं बाहर जाकर काम कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, कुछ पैसे कमा कर लाएगी तभी इस घर में रहने दूंगी। हाँ। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई सलोनी वहां से चली गई। आज ही इस मनहूस का पत्ता साफ करवाती हूँ। सुजाता देवी का बेटा संतोष एक परचून की दुकान चलाता है। दुकान से ठीक ठाक कमाई भी हो रही थी, लेकिन पत्नी के आने के बाद संतोष ने भी माँ की तरफ से मुंह फेर लिया था। शाम को जब संतोष घर आया, सुनो जी, अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूंगी। क्या बात है, हुआ क्या है? सारा दिन बुढ़िया चिक चिक करती रहती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, इस घर में तो तुम ही रहोगी। संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पास गए और सुजाता देवी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगे। अरे ये क्या कर रहा है बेटे, मुझे घर से मत निकाल, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। सुजाता देवी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बेटे और बहू को सुजाता देवी पर जरा भी दया नहीं आई। कहीं भी जा बुढ़िया, लेकिन हमें चैन से जीने दे। सुजाता देवी को घर से बाहर निकालकर संतोष और सलोनी ने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारी सुजाता देवी लकड़ी के डंडे के सहारे किसी तरह से उठकर खड़ी हुई और सड़क के किनारे चलने लगी। सुजाता देवी के पास पहनने के लिए एक स्वेटर भी नहीं था। इस ठंड में सुजाता देवी कहाँ जाएंगी और कैसे अपना जीवन गुजारेंगी? सुजाता देवी ये सब सोचते हुए सड़क पर चल रही थी कि तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। इसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती हूँ, आज रात यहीं गुजार लूंगी। सुजाता देवी उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गईं। ठंड तो पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन सुजाता देवी की मुश्किलें तो अभी और बढ़नी थी। थोड़ी देर के बाद बहुत तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। सुजाता देवी ठंड के मारे कपकपाने लगी। हे भगवान, इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? लगता है बारिश होने वाली है। सुजाता देवी का अनुमान सही था। थोड़ी देर के बाद मोटी मोटी बूंदों के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। सुजाता देवी पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठ गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पेड़ भी सुजाता देवी की रक्षा न कर पाया और सुजाता देवी बुरी तरह से भीग गई थी। बारिश में भीगने के कारण सुजाता देवी को बहुत तेज बुखार हो गया। बुखार के कारण सुजाता देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। रात भर सुजाता देवी बेहोशी की हालत में उस पेड़ के नीचे पड़ी रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सुजाता देवी की आंखों पर पड़ी, तब उनकी आंखें खुली। हे भगवान, मेरे कपड़े तो पूरी तरह से भीग गए हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाथ पैरों में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, तू क्या चाहता है? इतने दुख देने से तो अच्छा है कि मेरे प्राण ले ले। ये सब कहते कहते सुजाता देवी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से सुजाता देवी के हालात तो नहीं बदलने वाले थे। थोड़ी देर बाद सुजाता देवी ने अपने आंसू पोंछे और खाने की तलाश में निकल पड़ी। ठंड और बुखार के कारण जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि सुजाता देवी के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। कपकपाते हुए सुजाता देवी बीच सड़क पर ही गिर पड़ी। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, लेकिन सुजाता देवी तो वहां से उठकर भाग भी नहीं सकती थी। वो तो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। हे भगवान, मैं तो यहाँ से उठ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा होगा कि उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। वैसे भी अब मैं जी कर क्या करूंगी? सुजाता देवी ये सोच ही रही थी कि वो गाड़ी बिल्कुल सुजाता देवी के सामने आकर रुकी और उसमें से एक महिला ने खिड़की से सुजाता देवी को आवाज लगाई, ए बुढ़िया, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली है क्या? जल्दी हट यहाँ से। लेकिन सुजाता देवी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उठकर खड़ी हो तो कैसे? तभी न जाने कहां से एक छोटी सी लड़की दौड़कर सुजाता देवी के पास आई और बोली, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपको सहारा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करो।
उस छोटी सी बच्ची ने सुजाता देवी को सहारा देकर वहां से उठाया और उन्हें सड़क के किनारे लेकर आई। माँ, आप इस हालत में घर से बाहर क्यों आई? आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। बच्ची की बात सुनकर सुजाता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है माँ, आप रोने क्यों लगी? आपको भूख लगी है क्या? नहीं बेटी, बस तेरा सहारा पाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर सुजाता देवी ने उस छोटी बच्ची को अपनी आप बीती बताई। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना, आज से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरा नाम रोशनी है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ। रोशनी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सुजाता देवी अपना दुख भूल गई और मुस्कुराते हुए रोशनी को गले से लगा लिया। माँ, मुझे आज से पहले इतना प्यार किसी ने नहीं किया। क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस ठंड ने मेरे माता पिता की जान ले ली। उन्हें ठंड लग गई थी। उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। दवाई नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। लेकिन अब आप मिल गई हो ना, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। माता पिता के चले जाने के बाद मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। यहीं पास में मेरी झोपड़ी है, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। रोशनी सुजाता देवी को अपनी झोपड़ी में ले गई, जहाँ उसने सुजाता देवी को पहनने के लिए अपनी माँ के कपड़े दिए। माँ, आप यहीं बैठो, मुझे कल भीख में कुछ पैसे मिले थे। उन पैसों से मैं आपके लिए खाना और दवाई लेकर आती हूँ। रोशनी भीख के पैसों से सुजाता देवी के लिए खाना और दवाई लेकर आती है। खाना और दवाई खाकर सुजाता देवी की तबीयत ठीक हो जाती है। दूसरे दिन, रोशनी बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भीख मांगने चलूंगी। नहीं माँ, तुम सड़कों पर ठीक से नहीं चल पाओगी। ठंड में बाहर निकलने से तुम्हारे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाएगा। तुम घर पर रहकर आराम करो। नहीं रोशनी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुजाता देवी के बार बार कहने पर रोशनी सुजाता देवी को भी अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। अब सुजाता देवी रोशनी के साथ सड़कों पर भीख मांगने लगी थी। कभी कोई उन दोनों को भीख दे देता तो कभी उन्हें लोगों की बुरी बातें भी सुननी पड़ती थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। सुजाता देवी ये सोच रही थी कि अचानक एक युवक ने उन्हें झकझोरा। कहाँ खोई हो ताई, क्या सोच रही हो? सुजाता देवी की नजर उस युवक पर पड़ी। अरे सुनील बेटा, तू यहाँ? हाँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। आपको घर में न देखकर आपको ढूंढने निकला था। भैया भाभी ने बताया कि आप घर छोड़कर चली गई हैं। सुनील सुजाता देवी के देवर का बेटा है, जो गांव से सुजाता देवी से मिलने आया है। सुजाता देवी ने उसे अपने बेटे और बहू की काली करतूतों के बारे में बताया। लेकिन ताई, वो घर तो ताऊ जी ने आपके नाम पर करवा रखा है। फिर भैया और भाभी आपको घर से कैसे निकाल सकते हैं? बल्कि आप चाहो तो कानून का सहारा लेकर उन्हें घर से निकाल सकती हो। भला मैं बुढ़िया ये सब कैसे करूँगी बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आप मेरे साथ घर चलो। लेकिन मैं अकेली घर नहीं जाऊंगी, रोशनी भी मेरे साथ जाएगी। रोशनी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है और अब यही मेरी बेटी है। सुजाता देवी रोशनी और सुनील के साथ अपने घर आ गई। सुजाता देवी को देखकर उनके बेटे और बहू ने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। माँ, तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? चिंता मत करो भैया, ताई अब कहीं नहीं जाएगी, बल्कि अब आप लोगों के जाने की बारी है। ये क्या कह रहे हो सुनील भैया, भला हम लोग क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि मुझे ताई ने सब कुछ बता दिया है। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया, जिसे सुनील ने बुलाया था। कानूनी रूप से ये घर सुजाता देवी का है और वो जिसे चाहे इस घर में रख सकती हैं और जिसे चाहे निकाल सकती हैं। वकील साहब, मेरे घर से मेरे बेटे और बहू को बेदखल कर दीजिए। ये सुनते ही संतोष और सलोनी सुजाता देवी के पैरों पर गिर गए और माफी मांगने लगे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे, बाहर कितनी ठंड है। बहू, ठंड तो मेरे लिए भी थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन बच्चों के सामने माँ का दिल तो पिघल ही जाता है। सलोनी और संतोष के बार बार माफी मांगने के बाद सुजाता देवी ने उन्हें माफ कर दिया और संतोष, सलोनी, सुजाता देवी और रोशनी सब एक साथ रहने लगे।